अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आज का रन डाउन है। तो जनाब रन डाउन ये है कि खान साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, किसने किया है? वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। ये सारी कहानी क्या है, इस पे बात करेंगे। बुशरा आंटी जो हैं उनकी छुट्टी हो गई है और अलीमा आंटी की एंट्री हो गई है। और अब वो क्या करने जा रही हैं, ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज आपको बताऊंगी कि खान साहब ने मुतालबा कर दिया है आरिफ अलवी से या किसी और शख्सियत से मुआफ़ी का। और अलवी साहब जो हैं वो आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब है, उनको समझ नहीं आ रही अब करना क्या है। और खान साहब की अलवी साहब के साथ जो कॉल रिकॉर्ड थी उसने सारा भांडा जो है फोड़ दिया, जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो मैंने आज आपको ख़बर देनी है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। इसी झगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि 9 मई का वाक़या हो गया। खान साहब कहते थे कि मेरा मुतबादिल कोई भी नहीं है। खान साहब कहते थे मेरे अलावा इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और पीटीआई के जो वकला थे, पीटीआई के जो बड़े बड़े लोग थे, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ कभी वतन वापस आएँ। कई लोगों ने तो ये कहा कि हमारा शजरा नस्ब तब्दील कर देना, हमारा नाम तब्दील कर देना। लेकिन आपने देखा नवाज शरीफ आए भी, और वो पंजाबी में कहते हैं गज्जे वज्जे भी, यानी गरजे भी, बरसे भी। और फिर वो लोग जो शशदर रह गए, वो लोग जिन्होंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था कि किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि बयानिया क्या बनाए। बयानिया कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। अब ऐसे में खान साहब की जो आखिरी उम्मीद थे वो कौन थे? वो थे जी अलवी साहब। अब अलवी साहब जो हैं वो बेचारे गाहे बगाहे जो हैं, उन्होंने असल में ना दोनों साइडों को ये रखा हुआ। तो वो जैसे कहते हैं ना कि हाँ या ना में आपने जवाब देना, तो वो कहते हैं। तो ये अलवी साहब का ये दस्तूर रहा। अलवी साहब ने बड़ी ट्वीट्स भी की। अलवी साहब ने ये भी कहा ईवान सदर से कि मैं बड़ा मजबूर हूँ। 4th फ्लोर से अलवी साहब जो हैं उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ, फिर उनके ट्वीट की वजाहत भी उनको करनी पड़ी। फिर अलवी साहब जो हैं उनके ऊपर बड़े ऐसे उतार चढ़ाव भी आए। अलवी साहब से ये भी कहा गया कि इतना ही मसला है तो आप अपनी सदारत से मतलब मुस्ताफ़ी हो जाएं, चले जाएं, छोड़ दें। लेकिन वो अपनी सीट भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब ऐसे में जनाब 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात का वावेला करने वाले सदर हैं, उन्होंने आखिरकार 28 जनवरी के ऊपर पहले इतफाक करते करते वो रह गए। उसके ऊपर उन्होंने फड्डा डाल दिया और 8 फरवरी को इलेक्शंस का जो ऐलान है वो हो गया। अब ऐसा क्या मज़ेदार एक मंजर है जो मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ कि जो अलवी साहब हैं वो तो खुद कहते थे कि हमारा लीडर ये कहता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराने हैं, बल्कि जल्द अज जल्द भी 90 दिन के अंदर कराने हैं। तो अब जब उनको डेट दी गई 28 की, तो वो 8 के ऊपर क्यों माने? मतलब वो 10-15 दिन आगे क्यों चले गए और पीछे क्यों नहीं आए? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जनाब जी हमें तो हुक्म है खान साहब का कि हम मजीद और दिन आगे नहीं जा सकते। खान साहब जो हैं वो जल्दी से शेरवानी सिलवा के बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जनाब, ये मैं आपके सामने ज़रा पूरी कार्रवाई रखती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसमें जो सदर ममलकत हैं, यानी कि हमारे आरिफ अलवी साहब डेंटिस्ट, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन, पीटीआई, इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी, सदर आरिफ अलवी, इन सब स्टेक होल्डर्स को एक्सपोज कर दिया। कैसे कि इलेक्शन की तारीख के मामले पे सदर ममलकत और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इनको एक पेज पे लाने में अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने बेसिकली अपना मरकजी किरदार अदा किया। अब उन्होंने अपना मरकजी किरदार क्यों अदा किया? क्योंकि उनको डर है कि आजकल जो फैसले आ रहे हैं दबंग किस्म के सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको लेकर वो ज़रा जल्द से जल्द इस चीज़ की मुसालहत कराना चाहते थे। इलेक्शन का दिन जो है वो इतवार को सजेस्ट किया गया आरिफ अलवी साहब को, और कहा गया कि इतवार का दिन जो है वो बड़ा इजी होता है, लोग बड़े इजीली आते हैं और आकर अपना वोट जो है वो कास्ट करते हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब का आपको अच्छे तरीके से पता है कि आज तक वो अपनी बातें तो मनवा नहीं सके। 90 दिन के इलेक्शंस का भी सारा ववेला झूठ निकला। अब ऐसे में वो जो होता है ना कि वो बचपन में जो बच्चे खेल रहे होते थे, तो उसमें से एक बच्चा जो है वो पंजाबी में कहते हैं रोंद डाल देता था। मतलब वो वहाँ पे फड्डा डाल के बैठ जाता था कि नहीं जी इंज नहीं होएगा, इंज होएगा। तो जब उसकी कोई नहीं सुनता था, उसको कोई नहीं खिलाता था, उसकी कोई बात नहीं सुनता था, तो एंड पे वो बीच में बैट लेके खड़ा हो जाता था, कहता चलो ये नहीं माननी तो चलो एटलीस्ट इतनी ही मान लो। उसके ऊपर सबके कहकहे जो है वो फूट पड़ते थे। तो आरिफ अलवी भी वही रोंद डाल रहे थे। अब इन्होंने जनाब क्या किया कि 28 जनवरी को इनको तारीख की तजवीज़ दी गई। तो इन्होंने जनाब जी क्या किया कि इन्होंने उस पर कहा कि नहीं जी 28 नहीं,
میں نہیں 28 کو مانتا. تو جب یہ رون ڈال کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو سپریم کورٹ میں آبویسلی پھر ان کے اوپر تنقید ہوئی کہ بھائی ایک طرف آپ واویلا کرتے ہو کہ جلد از جلد کرو, اور دوسری طرف جب ہم آپ کو جلد از جلد کی ڈیٹ دیتے ہیں تو آپ اس کو مانتے نہیں ہو. مطلب آپ ایکسپوز ہو چکے ہو جتنے بھی لوگ ہیں. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, کم سے کم الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. ملک کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی اور وہ جو ساری چیزیں تھیں جس کو لے کر بہت ہی ایک کیوس مچا ہوا تھا, ایٹ لیسٹ وہ تو کلیئر ہو جائے گا. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں کہ کہا یہ جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے جو اندر کے حلقے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن کیمپینز کریں گے یا جو ٹکٹ ہولڈرز کو ٹکٹس بانٹیں گے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا متبادل اب بھی نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ گدھے کو بھی کھڑا کرے گی تو وہ بھی جو ہے نا کنگ بن جائے گا, کنگ. تو خان صاحب جو ہیں ان سے یہ ساری جو پارٹی کی باغ دوڑ ہے یہ کون سنبھالنا چاہتی تھیں؟ یہ سنبھالنا چاہتی تھیں پنکی آنٹی. لیکن پنکی آنٹی کا پتہ ہو چکا ہے صاف, اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں یہ جو ساری باغ دوڑ ہے یہ اپنی بہن علیمہ خان کو دیں گے. وہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ چلائیں گی اور سارا کچھ کریں گی. اب یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ تقریباً بن چکی ہوئی ہیں, صرف آ کے اعلان کرنا باقی ہے. تو اب جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا, مگر یہاں پر میں آپ کو کچھ کلپس جو ہیں وہ دکھانا چاہتی ہوں. اچھا جناب, یہ بڑا مزیدار ایک کلپ ہے جو سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سیکریٹری الیکشن کمیشن ہیں جناب جی, اور ان کا رد عمل بڑا مزیدار تھا جب ان سے صحافی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی بات مانی گئی یا کہ الوی صاحب کی. تو اس کے اوپر انہوں نے جس طرح خاموشی کا ایک وہ بڑا کیوٹ سا سائن دیا. تو آپ کو ساری کہانی تو میں نے بتائی دیا. بہرحال ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ بڑا بولے جناب جی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بھی کلیئر ہو گیا, الیکشن کی تاریخ صدر نے دینی تھی لیکن صدر عارف الوی تاریخ دینے میں ناکام رہے, اور ایسا کر کے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, اس لیے انہیں فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. ہمیشہ ایک چیز ہمیشہ جو ہم وہ کہتے آئے ہیں سر, الیکشن کے حوالے سے اور صدر کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے, آج وہ صدر کی ڈیٹ دینے کا معاملہ شاید سپریم کورٹ میں بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کی کس نے دینی تھی. آرٹیکل 48 میں صدر صاحب نے دینی تھی, جس میں وہ ناکام رہے. ایک تو وہ ویسے ہی جو ہے نا آرٹیکل 44 میں ایکسٹینشن پہ ہے کہ جی جب تک صدر نہیں آئے گا, مگر چونکہ ایک دستوری پروویژن جو ہے اس کو وہ سمجھنے میں یا تو ناکام رہے ہیں یا اس پہ عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریزگنیشن بنتا ہے. اگر اس طرح کے بلنڈر جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے لوگ کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دستور کی لاقانونیت اور دستور کی وائلیشن جو ہے وہ مستقل چلتی رہے گی. میں آپ کے توسط سے اس ہاؤس میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سر کہ صدر صاحب چونکہ اس نے آرٹیکل 48 کے پرسنس میں ڈیٹ نہیں دی تھی, اس لیے اب ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 44 کا فائدہ لیں اور کنٹینیو کریں ایز صدر کے طور پہ. جی آپ نے سن لیا ان کا کیا مطالبہ ہے, لیکن یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں جیل کے اندر بہت زیادہ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے جو ایک معاملات آئے ہیں معافی مانگنے کے, وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. تحریک انصاف سے آئین سے انحراف پہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے کڑے محاسبے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے تحریک انصاف نے. اور ایک بیان میں ترجمان نے چیف الیکشن کمشنر سے صدر کی آئینی منصب کی حرمت پامال کرنے اور دستور اور جمہوریت کے خلاف سنگین جرائم کے ارتکاب پہ صدر اور قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ نے آئینی عہدے پر بیٹھ کے بار بار دستور پہ نافرمانی کی تلوار چلانے اور سربراہ ریاست سے تصادم جیسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی معافی مانگو. کس بات پہ؟ کہ ایک طرف آپ جلدی الیکشن کی بات کرتے ہیں اور اس بات پہ معافی مانگے کہ انہوں نے جو الیکشن کی ڈیٹ دی ہے الٹا آپ کے صدر صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی گزشتہ 18 ماہ کے دوران انہوں نے کم از کم 4 مرتبہ آئین کی پامالی جیسا سنگین جرم کیا ہے اور ملک میں شفاف چلی انتخابات کے انعقاد پر ہر موقع پہ مخالفت کی ہے. پنجاب میں 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے دستور کو پامال اور عدالت عظمیٰ کے حکم کو پیروں تلے روندا ہے, تو لہٰذا آپ معافی مانگیے. یعنی کہ آپ اس میں مزیدار بات جو ہے نا وہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی, وہ یہ ہے کہ جن کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں, جن کو یہ معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں, جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین کو بار بار روندا ہے, ان کو لانے والے کون تھے؟ یہ خود
इनको सिलेक्ट करने वाले कौन थे? ये खुद। और जब इनकी बात कोई सुनता मानता नहीं है तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं वो आपके सामने है। अब जनाब आपको बड़े मज़ेदार मैंने 2 क्लिप्स जो हैं वो सुनवाने हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, चंद सेकंड्स के हैं। उस कॉल रिकॉर्ड ने खान साहब को फिर से फंसवा दिया है, और कॉल रिकॉर्ड किसकी है? वो जी सदर आरिफ अलवी साहब की। अलवी साहब ना हमेशा खान साहब को फंसवा देते हैं। एक तो मैं आपको ताहिरुल कादरी का जो एक छोटा सा चंक है सुनाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिए। मुबारक हो, मुबारक हो, पीएम हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर कब्जा कर लिया है, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अच्छा, आपने सुना है, मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर साजिश जो है वो रचाने वाले रचा जाते हैं। बाहर से बैठा हुआ एक शख्स जो है वो टिकट पकड़ता है, वो आ जाता है, उसको टिकट के पैसे कौन देता है, वो कहाँ से आ जाता है, वो मुल्क के अंदर जो है वो अनारकी फैला के मुल्क से बाहर भी चला जाता है, और पूछने वाले उसको पूछते नहीं हैं। तो बड़े सारे लोग जो है ना ट्विटर के ऊपर पूछ रहे थे वो शख्सियत कौन है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं। ताहिरुल कादरी की बात हो रही थी, जो कि आपने मुबारक हो, ये हो गया वो हो गया। अब जरा आपको मैं सदर आरिफ अलवी का एक क्लिप जो है वो सुनवाना चाहती हूँ, जो कि एक टेलीफोनिक कॉल है इमरान खान के साथ, जिसमें वो जो बात कर रहे हैं, जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। भाई साहब, मेरी एक दरख्वास्त ये थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। अच्छा, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तो पीटीवी के ऊपर हमला कर दिया है और कब्जा कर लिया और सारा कुछ कर लिया है। तो अब जनाब अगस्त 2014 में नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ ये जो इन्होंने धरना किया था, इसमें ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने पार्लियामेंट के साथ जो पीटीवी के ऊपर हमला करवाया था मिलके, जिसका क्रेडिट दोनों ने लिया। ताहिरुल कादरी ने अपने कारकुनों को खिताब में जो है वो मुबारकबाद दी, और इमरान खान की आरिफ अलवी के साथ कॉल रिकॉर्ड में सारा का सारा भांडा फूट गया। और आज जब उनसे पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि कौन इसका जिम्मेदार था, तो हर कोई इस चीज से भाग रहा है। यानी अलवी साहब ने हमेशा से खान साहब का वो कहते हैं ना भट्टा बिठा देना, वो हमेशा से उनका भट्टा बिठा दिया है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं लम्स यूनिवर्सिटी की, जहां पर 2 दिन पहले काकड़ साहब गए थे और उनके साथ जो बदतमीजी वहां पर हुई, जिस तरह का नारवा सलूक किया गया, उल्टे सीधे सवाल पूछे गए, किसी ने मईशत पे सवाल नहीं पूछा, किसी ने मुल्क की इकोनॉमी पे बात नहीं की, किसी ने मुल्क की तरक्की की बात नहीं की, डॉलर की बात नहीं की, बिजली की बात नहीं की, गैस की बात नहीं की। बस पूछा तो क्या पूछा, आप 50 मिनट क्यों लेट आए, आप क्यों आए, आप किस वजह से आए, ये सवाल थे लम्स के, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई। फिर उसके बाद किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक झूठा क्लिप वायरल किया जिसमें पुलिस की गाड़ियां आते हुए दिखाई दे रही हैं, और किसी ने ये कहा कि जनाब जी दावा किया कि क्योंकि काकड़ साहब के साथ इस तरह के सवालात हुए थे, लिहाजा लम्स के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और फिर उसके बाद लम्स का वो स्टूडेंट भी सामने आया, उसको सामने आना पड़ा, और उसने आकर जो है वो जितने भी पीटीआई के लोग इस पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे और बड़ी शाबाश दे रहे थे उसको, उसने उल्टा आके सारा भांडा फोड़ दिया। उसने कहा जी कि पीटीआई के लोगों ने या जो जमातों के लोग हैं इन्होंने मेरे क्लिप्स का गलत इस्तेमाल किया। उसने ये भी कहा कि मेरे घर वाले जो हैं वो तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, मुझे तो उल्टा डांट पड़ी है। क्या कहा उसने, खुद ही सुन लीजिए। घर वालों का क्या रिएक्शन है इस पे? घर वालों ने तो डांटा ही था, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत लॉयल नून लीग की सपोर्टर है, और उन्हें पता नहीं उनके दोस्तों ने कोई वीडियोस वगैरह भेज दी खान साहब के साथ, मेरी पिक्चर लगी हुई है। और अब आपको पता है पीटीआई ने बहुत इस चीज को, मेरे छोटे क्लिप्स निकाल के ना वीडियोस के अंदर से, फिर पीटीआई के साथ एसोसिएट करके बहुत वो किया। तो आप किस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर? मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो फिलहाल किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं पहले करता। किसको करते? पहले भी किसी को नहीं करता था। वोट ही कास्ट किया? वोट मेरा, मैं अभी 18 साल का अभी तो नहीं हुआ, लेकिन जब लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे मैं 18 साल का नहीं। क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। काकड़ साहब आई थिंक वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु केम टू लम्स इन एन ओपन सेटिंग। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि 8 फरवरी को क्या आप अपना वोट देने जाएंगे? अगर देंगे तो किस पार्टी को देंगे? समझ लें कि पोल हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा। और मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो जरदारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत जो है वो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, तो क्या उनकी चलेगी या नहीं चलेगी? वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो इस वक्त पीटीआई के साथ मिले हुए हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और मुझे बताइए कि जितनी भी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसके बारे में, और सदर आरिफ अलवी के किरदार के बारे में, इस पूरे मामलात के ऊपर आपका क्या ख्याल है? और आपको क्या लगता है कि खान साहब जो जेल के अंदर भी बैठ के कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, तो जो इलेक्शन कमीशन है क्या वो माफ़ी मांगेगा उनसे? ये सब सवालात मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, इनके जवाब आपने लाजमी देने हैं। मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ दिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।